गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो भाई आप सभी लोग। कम ऑन, आ जाओ जल्दी से लाइव। तो दोस्तों, हम लोगों का भी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। दोस्तों, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो भुगतान संतुलन है, आखिर बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने सारी बातें कर ली कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो जब कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्रीज़ के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करती है, पैसों का लेन देन करती है, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। एक टर्म होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। गुड मॉर्निंग रोहित। बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन। जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन की, तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, व्यापार संतुलन है, इसका मतलब होता है, थैंक यू राम लखन, गुड मॉर्निंग। तो इसका मतलब है कि जब हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सिर्फ गुड्स शामिल करें, और इन बैलेंस ऑफ पेमेंट हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों शामिल करें। ऐसे ही दोस्तों, एक होता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं इंपोर्ट्स कम है। एक अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट्स कम है। अब फिर हमने बात की कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इंडिया में आरबीआई मेंटेन करता है और ग्लोबली वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। इसी प्रकार से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भुगतान संतुलन है, वो दोस्तों डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पर आधारित होता है, क्योंकि इंडिया के लिए यदि कुछ डेबिट है तो दूसरे कंट्री के लिए वो क्रेडिट होगी। फिर हमने बात की कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। एक तो करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा फाइनेंशियल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट। तो इन सारे अकाउंट्स के बारे में पढ़ा। इसी में दोस्तों जो कैपिटल अकाउंट है, जो पूंजी लेखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, इसमें हमने 2 टर्म्स पढ़े कि एक तो इसमें हमने देखा एफडीआई और दूसरा देखा एफआईआई। तो आज की क्लास का डिस्कशन जो स्टार्ट होगा वो होगा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। और एफआईआई का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब है विदेशी संस्थागत निवेशक। सो दोस्तों, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो आज की क्लास में, थैंक यू, आज की क्लास में हम बात करेंगे एफडीआई और एफआईआई की। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, और एफआईआई क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेशक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश, इन दोनों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की क्लास में मिलेगी। जरा ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन कंट्रीज एंड हैज राइट ओवर द इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, यदि हम विदेशों में निवेश करें और उस निवेश पर हमें अधिकार हो तो उसे हम कहेंगे एफडीआई, उसे हम कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन कंट्रीज बट डज नॉट हैज राइट ओवर इन्वेस्टमेंट। यदि हम विदेशों में निवेश करें लेकिन उस निवेश पर कोई अधिकार ना हो तो उसे कहेंगे एफआईआई। इसका मतलब है यदि हम विदेशों में निवेश करें और उस निवेश पर हमें अधिकार है तो हम कहेंगे एफडीआई, और अगर हम विदेशों में निवेश करें और निवेश पर अधिकार नहीं है तो उसे हम कहेंगे एफआईआई, उसे हम कहेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्या मतलब है अधिकार है, अधिकार नहीं है? तो सुनिए दोस्तों, यदि मैं फॉरेन कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मुझे उस इन्वेस्टमेंट पर अधिकार होता है तो उसे एफडीआई कहते हैं, और विदेश में जाकर अगर निवेश करूं और कोई अधिकार ना हो तो उसे एफआईआई कहते हैं। इसका मतलब क्या? लो जी, बिल्कुल सरल भाषा में समझो। यदि विदेश से एक कोई फॉरेन कंपनी, विदेश की कंपनी भारत में आकर अपना
खुद का प्रोडक्शन स्टार्ट करे, अपना खुद का उत्पादन स्टार्ट करे, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए, अपनी खुद की कंपनी भारत में बनाए, तो जल्दी से बताओ क्या उस कंपनी के इस इन्वेस्टमेंट पर उसे राइट होगा या नहीं होगा? होगा। इसका मतलब है यदि कोई विदेश से भारत में कंपनी आए और वो भारत में आकर खुद की कंपनी सेटअप करे, खुद का प्रोडक्शन लगाए, तो उसे कहेंगे FDI, उसे कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेम इसी प्रकार से यदि कोई विदेश की कंपनी भारत में आए और भारत में आकर भारत की एग्जिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीद ले, तो इसे कहेंगे FII। अर्थात यदि कोई विदेश की कंपनी भारत में आती है और भारत में आकर भारत की ही किसी कंपनी के स्टॉक्स शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है। शेयर्स क्या होता है ये हम अपने किसी फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर में देखेंगे, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात समझिए कि यदि कोई विदेश की कंपनी भारत में आए और भारत की किसी एग्जिस्टेड जो पहले से ही कंपनी है इसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करे, तो क्या वो कंपनी उसकी हो जाएगी? तो क्या उस इन्वेस्टमेंट पर राइट होगा? नहीं। तो इसे हम कहेंगे FII। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोग FDI और FII की परिभाषा बहुत सरल शब्दों में सीख चुके हैं कि जो FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा FDI, लेकिन आज मैं आपको FDI के बारे में इस क्लास में फुल इंफॉर्मेशन दूंगा, ज़रा ध्यान से सुनना। कि दोस्तों यदि कोई विदेश की कंपनी भारत में आकर भारत की किसी एग्जिस्टेड कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करे तो FII, और भारत में आकर खुद की कंपनी बनाए तो FDI। राइट दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में जो FDI है उसे हम और अगर सरल भाषा में कहें तो FDI कोई ना कोई पर्टिकुलर कंपनी, जो कोई फॉरेन कंपनीज हैं, अगर वो, अब मैं आपको बता रहा हूं कि FDI और FII के पीछे उद्देश्य क्या होता है, का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो दोस्तों FDI का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन उद्देश्य है, वो है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इन द डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द ग्लोब। दोस्तों अब विदेशों की कंपनियां भारत जैसे देशों में आकर या कोई एक कंपनी विदेश में जाकर अपनी कंपनी क्यों सेटअप कर रही है, क्यों FDI कर रही है? क्योंकि उसका उद्देश्य है कि उसकी कंपनी का उत्पादन, उसकी कंपनी का प्रोडक्शन वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में हो। इसका मतलब है इफ द कंपनी वांट्स टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन, टू एक्सपेंड द मैनेजमेंट, इसलिए वो इंडल्ज होता है किसमें? FDI में। मुझे लग रहा है मेरे द्वारा बात की गई बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। यदि कोई विदेश की कंपनी भारत जैसे देशों में इन्वेस्टमेंट करती है, खुद की कंपनी खोलती है, तो उसका उद्देश्य है कि वो अपनी कंपनी का जो प्रोडक्शन है, वो अपनी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो पूरे विश्व स्तर में फैलाना चाहती है, इसलिए वो FDI कर रही है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दोस्तों FII क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो FII का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो है वेरी सिंपल। भाई देखो FII का जो उद्देश्य है वो है वेरी सिंपल, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड FII इन आवर कंट्री इज व्हाट? द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड FII इज जस्ट to invest in the different company shares of the foreign country, and when shares का प्राइस बढ़ा बेचो और निकल लो, that's it। मतलब FII क्यों करता है? तो जनरली FII में कौन सी कंपनीज इंडल्ज होती हैं? जो विदेशों के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो विदेशों की बैंक्स हैं, जो विदेशों के वित्तीय संस्थान हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, वो अन्य देशों की कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं और उस पैसे से और अपना पैसा कमाती हैं। तो ऐसे दोस्तों, जैसे इंडिया की कोई बैंक है, उसने मान लो SBI के कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया इंडिया के अंदर, ऐसे ही जब विदेशों की जो बैंक्स हैं, विदेशों की फाइनेंशियल कंपनीज हैं, विदेशों के जो वित्तीय संस्थान हैं, वो अगर हमारे देश में आकर हमारे देश की किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं,
अर्थात FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसका मतलब क्या, उद्देश्य सिर्फ इतना है कि शेयर्स खरीदो और जब शेयर्स के दाम बढ़ जाएं तो बेचो और निकल लो, तो इसे हम कहेंगे FII, इसे हम कहेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं FD और FII को और थोड़ा डिटेल में बात करूं, क्योंकि ये GS स्पेशल क्लास है इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिए, और पहले ही बोला कि अप टू PCS लेवल यू गाइज नीड नॉट टू फोकस एंड इन एनी अदर थिंग्स, सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी बातें बाद में करते हैं। सो दोस्तों FDI के बारे में मैं ये भी बता सकता हूँ क्या, कि जो FDI है इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। भाई दोस्तों जो FDI है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो एक दीर्घकालीन निवेश है। क्यों? क्योंकि यदि कोई कंपनी भारत में आई और उसने भारत में आकर अपनी कंपनी स्थापित की तो उसका उद्देश्य क्या है, टू वर्क फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो देर समय तक, बहुत दीर्घकालीन समय तक हिंदुस्तान में काम करना चाहती है। इन द सेम ऑर्डर जो FII है इट इज़ अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, FII इज़ अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाना पड़ेगा, आप अपने आप समझ गए। यह एक अल्पकालीन निवेश है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब क्या, यदि कोई फॉरेन की कंपनी भारत में आकर भारत की किसी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदती है तो किस लिए भैया, कि उसने शेयर्स खरीदे, शेयर्स का प्राइस बढ़ा, बेचा और निकल लिया। इसका मतलब जो FII है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो शॉर्ट टर्म निवेश होता है एक। सो FDI जो है वो एक लॉन्ग टर्म निवेश होता है, तो इसे हम बोलते हैं FDI और इसे हम बोलते हैं FII। मुझे लगता है आप लोगों को FD और FII से संबंधित ज्ञान दिमाग में इंस्टॉल हो रहा होगा। थोड़ा और बताते हैं आपको कि हमारे हिंदुस्तान में जो FDI है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसको कंट्रोल करना, इसको रेगुलेट करना, इसका संचालन करना, नियम कानून बनाना, यदि कोई फॉरेन की कंपनी भारत में आ रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, ये सारे लाइसेंसिंग देना, ये सारे काम देखता था FIPB, बोले तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड। लेकिन दोस्तों 2000, लेकिन लास्ट टू लास्ट बजट में सरकार ने कहा कि भैया, मतलब इस साल जो इंटरिम बजट था, ये नहीं, इससे पहले के पहले, तो सरकार ने कहा भैया अब हम FIPB को एबॉलिश करेंगे और ख़त्म करेंगे, और हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने FIPB फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्रमोशन बोर्ड को ख़त्म कर दिया। क्यों? इसका कारण थोड़ी देर बाद आगे के डिस्कशन में मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो FII है, चूंकि FII क्या है, शेयर्स पर निवेश है, और भारत में जितना भी जो स्टॉक मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, इसके कंट्रोलर, इसके नियंत्रक और संचालक सेबी हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। क्या है सेबी? वो हम वित्तीय बाजार के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है, चूंकि पूरे हिंदुस्तान का जो शेयर मार्केट है, जो शेयर बाजार है, वो सेबी के अंतर्गत आता है और सेबी उसके पापा है, सेबी उसको कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में जो FII से संबंधित नियम कानून वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी देखता है। सो दिस इज कॉल्ड FDI एंड FII। इसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब मैं थोड़ा सा FDI के बारे में और अगर ज्ञान दूं, सुनना, अगर मैं थोड़ा सा FDI के बारे में और ज्ञान दूं तो मैं कहूँगा कि जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसके 2 प्रकार के रूट्स हैं। रूट्स का मतलब है कि जो विदेश की कंपनी भारत में आकर कितने तरीके से अपनी कंपनी यहाँ खोल सकती है, मतलब कितने तरीके से आप इंडिया में आकर अपनी कंपनी का निवेश कर सकती है, राइट ना। तो दोस्तों जो 2 रूट्स हैं FDI के, एक तो है डायरेक्ट रूट जिसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष रूट, एक है डायरेक्ट रूट जिसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष रूट, और दोस्तों दूसरा है या डायरेक्ट रूट, या इसी को हम ऑटोमेटिक रूट भी बोलते हैं। तो एक तो हो गया डायरेक्ट रूट जिसे हम ऑटोमेटिक रूट भी बोलते हैं, और एक हो गया
एक हो गया गवर्नमेंट रूट। सो दोस्तों अगर कोई विदेश की कंपनी भारत में आ रही है तो उसके पास ये दो रूट्स हैं, दो जरिए हैं, दो चैनल हैं। एक तो विदेश की कंपनी डायरेक्ट रूट का प्रयोग कर सकती है जिसे ऑटोमेटिक रूट कहते हैं, और दूसरा इनडायरेक्ट रूट या गवर्नमेंट रूट का प्रयोग कर सकती है। अब ये क्या है दोस्तों, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, यदि कोई विदेश की कंपनी जब भारत में आ रही है और भारत में आने के लिए अगर उस कंपनी को भारत सरकार से परमिशन लेना पड़े कि भारत सरकार क्या हम आपके देश में आ जाएं और क्या अपना निवेश कर लें, अगर भारत सरकार से प्रायर परमिशन ले, पहले से ही परमिशन ले और फिर आकर अपना निवेश, फिर आकर अपनी कंपनी इंडिया में खोले, तो उसे हम बोलते हैं एफडीआई थ्रू गवर्नमेंट रूट। तो इसे बोलते हैं सरकार के रूट से एफडीआई। सो दिस इज कॉल्ड एफडीआई थ्रू गवर्नमेंट रूट, राइट। इसी प्रकार से यदि कोई विदेश की कंपनी जब वो भारत में आकर निवेश करती है और मतलब अपनी खुद की कंपनी खोलती है और उसके लिए उसे भारत सरकार से कोई भी परमिशन नहीं लेनी है, कोई भी लाइसेंस नहीं लेना है, तो उसे बोलेंगे एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट या एफडीआई थ्रू डायरेक्ट रूट। क्या मतलब है, तो देखिए दोस्तों, जैसे अगर हम एग्जांपल लें होटल्स एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल्स एंड टूरिज्म, मान लो कोई विदेश की कंपनी भारत में आकर होटल्स बनाना चाहती है और कोई विदेश की कंपनी भारत में आकर एक 7 स्टार होटल बनाकर अपनी सर्विसेज, अपनी सेवाएं देना चाहती है, तो क्या उसे पहले भारत सरकार से परमिशन लेनी है? तो नहीं दोस्तों, भारत सरकार ने कह रखा है कि भाई साहब आपको आना है, आइए चुपचाप अपनी ज़मीन खरीदिए। हाँ, जब ज़मीन खरीदेगी तो वहाँ लाइसेंस वगैरह लेना होगा, तो अपना ये सब काम करिए और अपना होटल बनाइए, सेवाएं दीजिए, पैसा कमाइए, तो वो कहलाता है एफडीआई थ्रू डायरेक्ट रूट थ्रू ऑटोमेटिक रूट। इसी प्रकार से यदि कोई जैसे विदेश की कंपनी है और वो भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, डिफेंस सेक्टर सेना के क्षेत्र में निवेश करना चाहती है, तो उसे दोस्तों पहले भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले भारत सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी वो भारत में आकर डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो उसे हम कहते हैं एफडीआई थ्रू गवर्नमेंट रूट। मैं इतनी सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आज के बाद आर्टिकल्स पढ़ें, तब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो और आप उन आर्टिकल्स को अच्छी तरह ज़िंदगी भर उसे अप्रिशिएट कर पाएँ। अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व तो होंगे ही, चूँकि हमारे इस क्लास का उद्देश्य ना कि सिर्फ इतना कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व हों, वो तो हों ही, प्लस अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों इसे कहते हैं, दो प्रकार से भारत में एफडीआई होती है। एक, जब सरकार की प्रायर परमिशन ली जाए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रूट, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट रूट। और जब एक सरकार की प्रायर परमिशन, पहले से ही सरकार की परमिशन ना ली जाए, तो उसे कहते हैं एफडीआई थ्रू डायरेक्ट या ऑटोमेटिक रूट। इसी प्रकार से बहुत सारी बातें हैं दोस्तों एफडीआई और एफआईआई में करने को। यदि मैं और सरल भाषा में इसको परिभाषित करता हूं तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जो एफडीआई है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, ये जो एफडीआई है वो किसी न किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, किसी न किसी क्षेत्र में निवेश है। जैसे मैं कहूँ डिफेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। तो दोस्तों जो एफडीआई है वो हमेशा सेक्टर वाइज होता है, अर्थात भारत के अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उनमें अलग अलग एफडीआई की लिमिट्स हैं। क्या है वो थोड़ी देर बाद बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो एफआईआई है वो सेक्टरल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, किसी कंपनी में निवेश है, तो इसे हम कहेंगे एफडीआई और इसे हम कहेंगे एफआईआई। तो दोस्तों ये दो तरह की एफडीआई होती है, राइट। चलिए दोस्तों थोड़ी सी और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे हिंदुस्तान की एफडीआई के बारे में।
कि जो एफडीआई है भारत में वो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग एफडीआई की लिमिट्स है। इसका मतलब इन आवर कंट्री देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स एंड ऑल द सेक्टर्स आर हैविंग द डिफरेंट एफडीआई लिमिट्स विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स। भारत सरकार ने हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एफडीआई की लिमिट्स लगा रखी है। तो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जो एफडीआई की वर्तमान लिमिट है वो क्या है, जरा उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में डिफेंस में एफडीआई की लिमिट पहले 49% थी, लेकिन अभी रिसेंटली सरकार ने उसे 100% कर दी है। इसी प्रकार से दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन में 100%, पेंशन्स में 100%, इंश्योरेंस में पेंशन्स में 49%, इंश्योरेंस में 49%, सिविल एविएशन में 49% से 100% हो गई है नागरिक उड्डयन। इसी प्रकार से जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं 74%, पब्लिक सेक्टर बैंक में 20%, प्रिंट मीडिया में 26%, टेलीकम्युनिकेशन 100%, फार्मास्यूटिकल 100%, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस 100%, वाइट लेवल एटीएम 100%, सिंगल ब्रांड रिटेल 100%, मल्टी ब्रांड रिटेल 49%, फार्मास्यूटिकल 100%, इलेक्ट्रिसिटी 100%, होटल्स एंड टूरिज्म 100%, राइट, फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस एंड मार्केटेड इन इंडिया 100%। मतलब हमारे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर 100%, राइट, सिविल एविएशन 100%, और अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 74%। मतलब हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एफडीआई की लिमिट्स है। इस प्रकार से आप लोगों को हमेशा एफडीआई की लिमिट्स याद रखनी है। और कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लास्ट मैंने सीडीएस में एक क्वेश्चन पढ़ा था कि एफडीआई की लिमिट डिफेंस में कितनी है। चूँकि पहले डिफेंस में 49% थी, अभी रिसेंटली उसे 100% कर दिया गया है। दोस्तों ऐसी चीज़ें कुछ बच्चों ने, जो मुझे अभी लाइव देख रहे हैं, कुछ बच्चों ने ये सब चीज़ें पहले ही पढ़ी होंगी कि इस सेक्टर में इतना, इस सेक्टर में इतना, इस सेक्टर में इतना एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डिफेंस सेक्टर है, जो सेना नहीं, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग एफडीआई की लिमिट्स बढ़ती घटती रहती हैं। तो आपने आज तक कई बार सुना तो है, जैसे अभी मैंने कहा डिफेंस में इतने %, पेंशन इंश्योरेंस में इतने %, रेलवे में 100%। दोस्तों आपने सिर्फ कई बार सुना है, या जो बच्चों ने नहीं सुना होगा वो आज सुन रहे, और वो आगे कभी पढ़ेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर होगा, राइट। तो दोस्तों आज जरा इस परसेंटेज का मतलब सुनिए। आप लोगों ने सिर्फ पढ़ा तो है और रट्टा मार रखा होगा, लेकिन आखिर ये परसेंट का मतलब क्या है कि मैं कह रहा हूं कि इसमें 74%, इसमें 26%, इसमें 49, इसमें 51, इसमें 100, ये मतलब क्या है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि भारत सरकार ने अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग एफडीआई की लिमिट्स लगा रखी है। जैसे अगर मैं कहूं कि इंश्योरेंस में 49%, तो इसका मतलब है कि इंश्योरेंस सेक्टर में यदि कोई विदेश की कंपनी आकर अपनी कंपनी खोलती है, तो उसको दोस्तों, यदि कोई विदेश की कंपनी भारत में आकर इंश्योरेंस सेक्टर में अपनी कोई कंपनी खोलती है, तो चूंकि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट 49% है, इसलिए वो भारत में आकर जो कंपनी बनाएगी उसके साथ साथ इंडिया भी इन्वेस्ट करेगी, और जो कंपनी फॉर्म होगी उसमें विदेशी कंपनी का इन्वेस्टमेंट शेयर सिर्फ 49% होगा, 51% भारत का होगा। इसके अलावा जो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, उसका 49%, उसका होगा 51% भारत का होगा। इसे कहते हैं एफडीआई लिमिट्स। जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार में 100%, इसका मतलब अगर टेलीकॉम सेक्टर में, टेलीकॉम क्षेत्र में, दूरसंचार क्षेत्र में कोई भी विदेश की कंपनी भारत में आती है और भारत में आकर अपनी खुद की कंपनी खोलती है, तो चूंकि एफडीआई लिमिट 100% है, इसका मतलब वो विदेश की कंपनी भारत में आकर पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। चूंकि एफडीआई लिमिट ही 100% है, तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करेगी, पूरा का पूरा प्रॉफिट 100% उसी का होगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत को क्या मिलेगा? तो दोस्तों भारत को मिलेगा नंबर 1 टैक्स।
भारत को मिलेगा नंबर 2 टेक्नोलॉजी, भारत को मिलेगा नंबर 3 कि हमारे हिंदुस्तान में उस चीज का प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा, उत्पादन बढ़ने लगेगा, तो भारत को मिलेगा कि भारत की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी। यदि भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि होगी, इसका मतलब है दोस्तों कि भारत में जब जीडीपी बढ़ेगा तो भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगा, आर्थिक वृद्धि दर बढ़ेगा। यदि दोस्तों भारत में जब प्रोडक्शन बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ेगी तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यदि दोस्तों बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो लोगों की इनकम लेवल बढ़ेगी, लोगों का आय का स्तर बढ़ेगा। इसका मतलब है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जैविक स्तर में इंप्रूवमेंट होगा, में सुधार होगा, में अच्छा होगा। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों ना कि सिर्फ टैक्स बढ़ेगा, टैक्स से रेवेन्यू बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी आएगी, बल्कि दोस्तों अगर उन चीज़ों को हम अपने देश में प्रोड्यूस करने लगे तो इसका मतलब अब वो चीज़ हमें विदेश से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब भारत के आयात भी कम होने लगेंगे। इसका मतलब है जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ चलने लगेगा। इसका मतलब भारत का जो भुगतान संतुलन है वो जो प्रतिकूल है तो वो अनुकूल होने लगेगा। सो दोस्तों दीज आर द बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग एफडीआई इन इंडिया, और दीज आर द बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एफडीआई। सो ये हैं एफडीआई के लाभ और उसके फायदे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एफडीआई के कुछ नुकसान भी हैं, तो दोस्तों अब मैं बताता हूं कि नुकसान क्या है। अगर आप लोगों ने इस क्लास को बहुत ध्यान से सुना तो बेटा ना कि सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स बल्कि यूपीएससी के मेंस के एग्जाम्स के क्वेश्चन राइटिंग भी आप कर सकते हैं। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से समझिए, फिर आप किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। राइट, तो आगे चलते हैं, थोड़ी सी आप लोगों को बात बताते हैं कि जो एफडीआई है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, तो इसमें अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग इन्वेस्टमेंट लिमिट्स हैं। अब मैं बता रहा था कि नुकसान क्या है या क्या डीमेरिट्स हैं। तो दोस्तों सरकार बहुत स्मार्ट है, सरकार बहुत स्मार्ट है और सरकार ने बहुत स्मार्टली अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग एफडीआई की लिमिट्स लगा रखी है। तो एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर आप ये बताइए कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग एफडीआई की लिमिट्स क्यों हैं। तो दोस्तों अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग एफडीआई की लिमिट्स का कारण ये है क्योंकि जिस सेक्टर में जितनी हमें विदेशी मदद, विदेशी निवेश, विदेशी पूंजी, विदेशी सहायता चाहिए, सरकार ने अपने स्वादानुसार उस सेक्टर में उतना निवेश कर रखा है, उतना एफडीआई को ओपन कर रखा है। जैसे दोस्तों मैंने बीच में दो टर्म यूज किए थे, वन इज सिंगल ब्रांड रिटेल, अनदर वन इज मल्टी ब्रांड रिटेल। तो मैंने दो टर्मिनोलॉजी यूज की थी कि सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई लिमिट 100% है, मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई लिमिट 51% है। अब ये सिंगल ब्रांड रिटेल क्या होता, मल्टी ब्रांड रिटेल क्या होता, इसको जान लो फिर पता चल जाएगा कि 100% या 51% क्यों है। और यहीं पर यह पता चल जाएगा कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग एफडीआई की लिमिट आखिर क्यों होती हैं और उसका क्या कारण है। तो दोस्तों अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग एफडीआई की लिमिट्स इसलिए होती हैं कि जिस क्षेत्र में जितनी आवश्यकता है उस क्षेत्र में सरकार ने अलग अलग एफडीआई की लिमिट्स बना रखी हैं। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें सिंगल ब्रांड रिटेल तो 100% एफडीआई है। तो ये सिंगल ब्रांड रिटेल क्या होता है, तो जरा समझना, सिंगल ब्रांड रिटेल खुदरा में अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, अर्थात कोई विदेश की कंपनी भारत में आए और एक छत के नीचे एक ही कंपनी के प्रोडक्ट रिटेल में बेचे जाएं तो उसे कहेंगे सिंगल ब्रांड रिटेल। अगर एक कंपनी के मतलब एक छत के नीचे सिर्फ एक कंपनी के प्रोडक्ट रिटेल में बेचे जाएं तो उसे कहेंगे सिंगल ब्रांड रिटेल। जैसे दोस्तों सिंगल ब्रांड रिटेल का बहुत बढ़िया एग्जांपल है क्या, मैकडोनल्ड, क्या केएफसी, क्या डोमिनोज, क्या नाइकी। सो दोस्तों अगर ये जो कंपनी देखते हैं आप, ये सिंगल ब्रांड रिटेल होते हैं, एक छत के नीचे एक ही कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, तो उसे बोलते हैं सिंगल ब्रांड रिटेल, जिसमें एफडीआई लिमिट 100% कर दी गई है और 100% है। वहीं पर दोस्तों जो मल्टी ब्रांड रिटेल है
मल्टी ब्रांड रिटेल आप लोग मुझे लगता है आप थोड़ा बहुत समझ गए कि यदि एक छत और बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स रिटेल में बेचे जाएं तो उसे कहते हैं मल्टी ब्रांड रिटेल। जैसे दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जो मल्टी ब्रांड रिटेल है उसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है क्या, जैसे पूरे यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है वॉलमार्ट। सो वॉलमार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी ब्रांड रिटेल इन आवर कंट्री। इसी तरीके से जो मल्टी ब्रांड रिटेल है उसका एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल है, और मल्टी ब्रांड रिटेल का एक एग्जाम्पल है जिसे हम कहते हैं डीकैथलन। जैसे मैंने दिल्ली में बहुत सारे स्पोर्ट्स इसके शोरूम देख रखे हैं। डीकैथलन एक फॉरेन की कंपनी है, वो मल्टी ब्रांड रिटेल स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स बेचती है। ऐसे ही बहुत सारी, ऐसे इंडिया में इंडियन कंपनीज में अगर मल्टी ब्रांड रिटेल की बात की जाए तो बिग बाजार, तो इसे हम कहेंगे मल्टी ब्रांड रिटेल। तो दोस्तों पहले मल्टी ब्रांड रिटेल में जो एफडीआई लिमिट थी वो 26% के लगभग थी, लेकिन आज से कुछ साल पहले बहुत बड़ा हंगामा हुआ हिंदुस्तान में, और शायद आप लोग जब छोटे होंगे आप लोगों ने जब सुना भी होगा एफडीआई हाय हाय वापस लो, इस तरह से बहुत सारे न्यूज़ में बने रहे दोस्तों, ये इस तरह से चलता रहा, राइट। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं ये मल्टी ब्रांड रिटेल में 26% से कुछ लोग चाहते थे 100% हो जाए, कुछ लोग चाहते थे ना भैया इतना ही रहे। तो अब ये एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल अगर मान लो 100% हो जाता तो ये क्या होता। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एफडीआई अच्छा है या बुरा है, इस पर मैं थोड़ी सी बात कर लूं, फिर ये मल्टी ब्रांड रिटेल से कनेक्ट करूंगा। तो एफडीआई अच्छा है या बुरा है वो देखते हैं दोस्तों। तो एफडीआई अच्छा है या एफडीआई बुरा है, इट डिपेंड्स कि एफडीआई कहां पर हो रहा है। इट डिपेंड्स कि एफडीआई कहां पर हो रहा है। If the FDI is going on in the sector where we are already developed, where we are having the advanced technology, where we are using the resources very judiciously and optimally, so we don't need any foreign help over there. तो दोस्तों यदि हम उस क्षेत्र में एफडीआई की बात करें जहां पर हम पहले से ही विकसित हैं, जहां पर हमारे पास एडवांस्ड आधुनिक तकनीक है, जहां पर हमारे संसाधनों का भरपूर प्रयोग हो रहा है, तो हमें वहां पर एफडीआई अर्थात विदेशी निवेश अर्थात विदेशी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। बट एफडीआई इज टू मच नीडेड इन द सेक्टर वेयर वी आर लैगिंग बिहाइंड, वेयर वी are not having the optimum technology, where we are not able to optimally utilize our resources। दोस्तों एफडीआई की अति आवश्यकता है उन क्षेत्र में जहां हम पिछड़े हैं, जहां हमारे पास आधुनिक तकनीक नहीं है, जहां पर हमारे संसाधनों का भरपूर प्रयोग नहीं हो पा रहा है, वहां पर हमें एफडीआई की अति आवश्यकता है। एंड वी डू नीड एफडीआई इन दैट सेक्टर। तो दोस्तों एफडीआई अच्छा है, एफडीआई बुरा है, इट डिपेंड्स कि एफडीआई कहां पर हो रहा है और एफडीआई को किस तरीके से किस क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की बात करें और अगर मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की लिमिट 100% कर दी जाती तो देखो दोस्तों उससे क्या होता। भाई 1600 एडी में भारत में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए, किस लिए कि चलो भारत व्यापार करेंगे, और धीरे धीरे उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की अर्थव्यवस्था को अपना गुलाम बना लिया, अपने गिरफ्त में ले लिया और भारत का मार्केट पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ठीक उसी प्रकार से अगर एफडीआई लिमिट अगर हम मल्टी ब्रांड रिटेल में भी 100% कर दें, अगर हम मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की लिमिट 100% कर दें तो दोस्तों भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां लपक के आ जाएंगी। तो भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां लपक के आ जाएंगी। तो जल्दी से दोस्तों बताइए कि अगर हमारे हिंदुस्तान में एफडीआई लिमिट मल्टी ब्रांड रिटेल में 100% कर दी जाए तो बहुत सारी विदेशी कंपनी सोचेंगी चलो भारत 100% का एफडीआई लिमिट है, करेंगे दबा के इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अगर ऐसे टाइम पर भारत में बहुत सारी कंपनीज हमारे हिंदुस्तान में आ जाएं तो इससे क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना। दोस्तों अगर क्या होगा कि अगर 100% एफडीआई की लिमिट कर दें तो बहुत सारी कंपनीज भारत में आएंगी और भारत में क्या होगा,
थोड़े समय बाद जब एक बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में आएंगी, जरा सोच के देखो, तो एक है भारतीय कंपनी छोटी सी, एक है वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी। तो दोस्तों बताइए, एक इंडियन कंपनी है, ये मान लो टी शर्ट मेकिंग, ये इंडियन कंपनी है, अब ये टी शर्ट बना रही है, अपना लिमिटेड रॉ मटेरियल खरीद रही है, लिमिटेड प्रोडक्शन कर रही है, और ये टी शर्ट मान लो 500-600 रुपए की बेच रही है। वहीं पर अलग मान तो 600 रुपए की बेच रही, वहीं पर अगर एक विदेश की कंपनी आ जाए, चूंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है, अब बल्क में रॉ मटेरियल खरीदेगी, बल्क में प्रोडक्शन होगा, और यही टी शर्ट 100 रुपए 80-80 रुपए की बेचेगी, तो बेटा क्या होगा? तो दोस्तों जो भारत की कंपनियां हैं और जो आप अपने घरों के आसपास दुकानें देखते हैं, इनमें ताले बंद नजर आएंगे, और पूरा भारतीय घरेलू बाजार एक बार फिर से विदेशी कंपनियों का गुलाम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत स्मार्टली अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग एफडीआई की लिमिट कर रखी है। सो दिस इज कॉल्ड एफडीआई लिमिट्स इन इंडिया, और उसको लगाने का उद्देश्य क्या है और पर्पस क्या है, और एफडीआई अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि कहाँ पर एफडीआई हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का बहुत सारा ज्ञान, राइट। इसी तरीके दोस्तों अभी मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ आप लोगों से एफडीआई एफआईआई के बारे में। जैसे दोस्तों जो एफडीआई है उससे, और एफडीआई और एफआईआई एक अरविंद मायाराम कमेटी बनाई गई, एक अरविंद मायाराम कमेटी बनाई गई, और इस अरविंद मायाराम कमेटी ने एफडीआई और एफआईआई को भारत में परिभाषित किया। और इस अरविंद मायाराम कमेटी ने कहा कि देखो भैया, यदि कोई विदेश की कंपनी भारत में आकर भारत की किसी कंपनी में 10% से कम निवेश करेगी शेयर्स में, तभी उसे एफआईआई कहेंगे। और यदि कोई भारत में विदेश की कंपनी आए, और विदेश की कंपनी भारत में आकर किसी सेक्टर में 10% से ज़्यादा निवेश करे, तभी उसे एफडीआई कहेंगे। तो जरा समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन बहुत इजी है कि दोस्तों यदि कोई विदेश की कंपनी भारत के किसी कंपनी के सेक्टर में निवेश करे तो एफडीआई होता है। मैंने कहा था टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल है, जो भी मैंने बताया आपको, डिफेंस, इंश्योरेंस, सो बैंकिंग। इसी तरह से अगर कोई कंपनी भारत में किसी कंपनी में निवेश करे तो वह एफआईआई होता है। तो इसका मतलब भारत सरकार ने कहा कि एफडीआई सिर्फ तब कहा जाएगा जब कोई विदेश की कंपनी भारत के किसी क्षेत्र में 10% या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करती है। और यदि विदेश की कंपनी भारत में आकर किसी कंपनी के 10% से कम शेयर्स खरीदेगी, तभी एफआईआई होगा। क्यों दोस्तों? अगर मान लो उसने 51% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए तो वो तो विदेश की कंपनी, जो भारत की कंपनी वो विदेश की हो गई, देन इट इज कॉल्ड एफडीआई रादर देन एफआईआई। इसका मतलब है ये हो गई बहुत टेक्निकल डेफिनेशन कि किसे एफडीआई और किसे एफआईआई कहेंगे। सो कुछ नहीं, एफडीआई का मतलब है सिंपल कि 10% से ज़्यादा का निवेश होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था ना, एफडीआई लिमिट्स 49%, 20%, ये परसेंट, वो परसेंट। तो अगर 10% से ज़्यादा का निवेश कर रही है कोई विदेशी कंपनी भारत की कंपनी के साथ मिलकर, तो उसे हम कहेंगे एफडीआई। और अगर 10% से कम किसी कंपनी के शेयर्स में निवेश कर रही है, तभी उसे कहेंगे एफआईआई। एंड वन मोर लवली पॉइंट कि एफआईआई इज ऑल्सो कॉल्ड पीएफआई। इसी को हम पीएफआई भी कहते हैं। पीएफआई का मतलब होता है पोर्टफोलियो इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश। दोस्तों विदेशी पोर्टफोलियो निवेश या पोर्टफोलियो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों एफडीआई के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 10% या उससे ज़्यादा, और एफआईआई के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 10% से कम। तो इसे बोलेंगे एफडीआई और एफआईआई। आई होप गाइज यू ऑल आर एंजॉइंग दिस लेक्चर टुडे। ना इसके अलावा जो एफडीआई है, एक होता है ग्रीन फील्ड एफडीआई, एक होता है ग्रीन फील्ड एफडीआई, और एक होता है ब्राउन फील्ड एफडीआई। एक होता है दोस्तों ग्रीन फील्ड एफडीआई, एक होता है ब्राउन फील्ड एफडीआई। अब ये ग्रीन फील्ड एफडीआई क्या है, ब्राउन फील्ड एफडीआई क्या है? थैंक यू।
तो दोस्तों ये ग्रीन फील्ड एफडीआई क्या है और ये ब्राउन फील्ड एफडीआई क्या है, जरा ध्यान से समझिए। और मैं दोस्तों आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूं बेटा, जो तुम लोगों से टाइम्स कोचिंग इतनी छोटी सी फी ले रहा है और उसके बदले इतना वंडरफुल ज्ञान दे रहा है बेटा। अगर एक होता टॉर्च लेके ढूंढना, टॉर्च छोड़ो बेटा, अगर तुम हेलोजन लाइट लेकर और 10 हेलोजन लाइट ने 10 लोग चलकर पूरे हिंदुस्तान में ढूंढोगे, तब भी तुम्हें इस फी में इतना सारा ज्ञान, ये फी छोड़ो, इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो 10 से बेटा, इस फी को छोड़ो, इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ठीक है। तो अगर तुम 10-12 हज़ार भी कहीं पे करोगे, छोड़ो, अगर मैं तुम्हें बताऊं जो पूरे दिल्ली में या जो अलग अलग इंडिया में अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती हैं, अगर आप उनके ऑफलाइन क्लास में सेम चीज़ पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 80,000 1 लाख देना पड़ेगा। और तो और छोड़ो, 80,000 1 लाख छोड़ो भाई, 80,000 1 लाख में भी छोड़ो, अभी जो दिल्ली में रहते हैं वो दिल्ली में आकर देख लें, मुखर्जी नगर में, यदि जो नहीं रहते हैं वो यहाँ पे आकर नोट्स देख लें। जब यहाँ पे आकर नोट्स देख लो, जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो 1.5 लाख रुपए ले रही हैं और आप लोगों को पढ़ा रही हैं, और आप उनके नोट्स देखना, और अगर आप ईमानदारी से खुद नोट्स बना रहे हो, जितना भी लेक्चर सुन के, भाई मैंने आप लोगों को, हम लोगों ने n नंबर ऑफ टाइम्स छूट दे रखी कि बेटा दिन भर माँ बाप ने काम क्या दिया है, पढ़ने का, तो दिन भर तुम इस वीडियो को रीप्ले मारते जाओ, पढ़ते जाओ, रीप्ले मारते जाओ, पढ़ते जाओ और अपने नोट्स बनाते जाओ। अगर तुम लोगों ने नोट्स बनाए तो एट द एंड ऑफ द सेशन जो तुम पीडीएफ मरते चिल्लाते हो, तो दोस्तों पीडीएफ तो हम देंगे ही तुम्हें जड़ी बूटी। इसके अलावा क्या कि जो तुम नोट्स बनाओगे तो तुम देखोगे बेटा यहाँ आकर कि जो हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी के जो तुम्हें नोट्स मिलेंगे, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो 1-1 लाख रुपए फी लेकर ऑफलाइन में पढ़ाया, वो हम मात्र थोड़े से अमाउंट में पढ़ा रहे। उद्देश्य ये है कि आप लोग पूरे हिंदुस्तान के एक बच्चों को ये फैला दो कि टाइम्स कोचिंग सेंटर में जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, दे आर वेरी सुपर इंक्लूडिंग मी। सो दोस्तों दिस इज कॉल्ड चलो छोड़ो, ज्ञान हो गया। जैसे ये देखो, एक लड़का है अविरल सिंह, सर सही कहा आप, एकदम सच, मैंने दी 30,000 फी। तो देखो भाई, तो ये बताएगा कि अविरल सिंह के इसको क्या 30,000 में ज्ञान मिला था। तो दोस्तों कोई झूठी बात नहीं कर रहे कि भाई हमारा काम ही यही है। और अब ऐसा तो है नहीं कि भाई अब मैं सिर्फ यहाँ पर टीचर हूँ और बस मुझे कोई नौकरी वोकरी नहीं मिली, या मैंने ज़िंदगी में जब फेल हो गया तो प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाने लगा। जब आप 100 टीचर्स का सर्वे करेंगे तो 90 आपको ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन 10 टीचर्स होंगे दे आर लविंग देयर पैशन। तो जो हमारी पूरी टीम है वो पूरी टीम सिर्फ पैशनेट है टीचिंग के लिए। ऐसे आप अमन अर्जुन सिन्हा सर की बात करो बेटा, ही इज हैविंग द गट्स कि अभी भी वो स्टेट का पीसीएस निकाल सकते हैं। अभी उनकी एज भी है, उम्र भी है, मैं आपको बताऊं। और आई मोटिवेटेड हिम मैनी टाइम कि सर क्या पढ़े इस कोचिंग वोचिंग के चक्कर में, आज पैसा आ रहा कल पैसा नहीं आएगा, लेकिन जाओ जाके तैयारी कर लो। लेकिन ही इज सो पैशनेटेड टुवर्ड्स टीचिंग, इसलिए वो यहाँ पर है। एसएल सर की बात की जाए, ही इज ऑलरेडी डॉक्टरेट एंड नाउ ही इज कैपेबल एंड एबल and qualified and eligible to teach in any university, but rather than choosing the university, he is loving to teach in the competition line. That's why he is teaching here. ऐसी काजल मैम की बात की जाए, he has already done his MSc and doing research in his own subject. So दोस्तों सारे के सारे फिजिक्स वाले सर को अगर आप देखिए दोस्तों हमारे, तो he was the assistant professor in the HBDI कानपुर from 2012 to 2014, 2012-14 HBDI, जहाँ पर बेटा IIT वाले बच्चे को जब, और IIT लेवल की जो इंस्टीट्यूशन है, मरते हैं जहाँ एडमिशन लेने के लिए बीटेक में। तो दोस्तों ये हम लोगों की टीम। और आप लोगों को लग रहा होगा जैसे इसने कहा वसीम ने, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद सर टाइम्स कोचिंग, थैंक यू यार। आई हार्डली से टू यू आर राइट। निशांत कुमार, थैंक यू सर, मैंने भी GS स्पेशल ले चुका हूं मुखर्जी नगर, बट इतना कंटेंट नहीं मिला था। देखो भाई साहब, ये लाइव कमेंट है गौरव माथुर का आपके सामने, तो उसने कहा कि सर मैंने भी GS स्पेशल ले चुका हूं मुखर्जी नगर से, बट इतना कंटेंट नहीं मिला था। बेटा अगर हम कुछ कह रहे ना तो कोई हवाबाजी नहीं कर रहे, राइट। सर योर इंग्लिश स्पीकिंग सो गुड। अरे ठीक है ओमकार यार, ठीक है, थैंक यू।
सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, थैंक्स टाइम्स टीम। यस किरण, टाइम्स टीम जिंदाबाद। सो दोस्तों चलते हैं, इसलिए सर हम यूपीएससी बैच का इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्दी रोहित जी आएगा बैच, डोंट वरी, पहले अपना फाउंडेशनल पार्ट बहुत अच्छा कर लो ना। तो दोस्तों एक होता है ग्रीनफील्ड एफडीआई और एक होता है ब्राउनफील्ड एफडीआई। सो दोस्तों अब ये ग्रीनफील्ड एफडीआई और ये ब्राउनफील्ड एफडीआई क्या है, जरा ध्यान से सुनना। अब ये ग्रीनफील्ड एफडीआई और ब्राउनफील्ड एफडीआई क्या होता है, तो एफडीआई दो तरीके से होती है। अच्छा, पोर्टफोलियो मीन्स नथिंग शांतनु, सॉरी आपने क्वेश्चन पूछा था मैं बता नहीं पाया उस समय। सो जो एफआईआई है इसी का दूसरा नाम है पीएफआई, एफआईआई का ही दूसरा नाम है पोर्टफोलियो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नथिंग एल्स देन दैट, इसके अलावा कुछ नहीं। राइट नाउ सो अब ये ग्रीनफील्ड एफडीआई क्या है और ब्राउनफील्ड एफडीआई क्या है। जो ग्रीनफील्ड एफडीआई है इसका मतलब है दोस्तों, यदि कोई विदेश की कंपनी भारत में आकर बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल ओरिजिन से, बिल्कुल स्टार्टिंग से अपनी कंपनी बनाए तो उसे ग्रीनफील्ड एफडीआई कहते हैं। और यदि विदेश की कोई कंपनी भारत में आकर पहले से कोई कंपनी थी उसके साथ कोलैबोरेट करके कोई कंपनी का प्रोडक्शन स्टार्ट करे तो उसे ब्राउनफील्ड एफडीआई कहते हैं। तो ग्रीनफील्ड एफडीआई का मतलब बिल्कुल बिगिनिंग, बिल्कुल नए सिरे से अब कोई कंपनी विदेश में जाकर अपना निवेश करती है, और ब्राउनफील्ड मतलब पहले से ही जो कोई कंपनी है उसके साथ जाकर अगर कोई निवेश करती है। तो ये दो तरह के निवेश होते हैं, एक ग्रीनफील्ड एक ब्राउनफील्ड एफडीआई। बस दैट्स इनफ इन द एफडीआई एंड एफआईआई और इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट सेक्शन। तो दोस्तों जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो भुगतान संतुलन है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो भुगतान संतुलन है, इसमें इतना काफ़ी है। और इससे ज़्यादा आप लोग अगर सीडीएस के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी देख लें, और साथ में आप असिस्टेंट कमांडेंट हो गया एसी जो सीएपीएफ लेता है, इसके अलावा आप यूपीएससी के प्रीलिम्स का मैं डायरेक्टली दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें और एड ऑन होकर आती हैं, और लेकिन पीसीएस लेवल तक का तो मैं 100% श्योर शॉट लिख के दे सकता हूं, अगर कोई मुझे रिटन में भी ले, कि इससे ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट से और कोई भी सवाल नहीं आने हैं। चलिए दोस्तों, इसके अलावा आप लोगों का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और फिर दोस्तों अभी क्या है, एक इकोनॉमिक्स की एक यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। इकोनॉमिक्स की एक यूनिट होती है जैसे हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। और जो फॉरेन ट्रेड है उसमें हम तीन चैप्टर्स पढ़ते हैं। एक तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला सेक्शन हो गया, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रेट, और तीसरा डिवैल्यूएशन। तो जब ये तीनों चैप्टर हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को इसके एमसीक्यूज, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑनलाइन लाइव क्लास में कराऊंगा। राइट, आई होप दोस्तों तुम लोगों को इकोनॉमिक्स में शानदार मज़ा आ रहा होगा, और मैं अपनी पूरी कोशिश, पूरा ट्राई कर रहा हूं कि आप लोगों को मज़ा आए और आप लोगों को बढ़िया ज्ञान मिले और आप लोगों की अर्थव्यवस्था सुधरे। राइट, तो नेक्स्ट चैप्टर है, चलते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट हिंदी में कहते हैं विदेशी विनिमय दर। दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है, सही है। सर केमिस्ट्री की क्लास कब लगेगी, बिकॉज एनटीपीसी में साइंस की पोर्शन ज़्यादा रहता है। लगेगी बेटा अमन, डोंट वरी, केमिस्ट्री क्लास भी लगेगी, और बस इसी वीक में केमिस्ट्री क्लास भी करवाते हैं, ठीक है। वैसे भी साइंस की क्लास तो हो ही रही होगी। और अमन चौधरी जी, ये बैच कोई एनटीपीसी का तो है नहीं, ये बैच जीएस स्पेशल का है, तो यहाँ पर सिर्फ जीएस स्पेशल की बातें करें। और हमने ये नहीं कहा था कि आपके एनटीपीसी तक ये ख़त्म हो जाएगा या कब होगा ख़त्म। भाई हमने जो अपनी टाइम लिमिट दी थी उसी के अनुसार काम करेंगे। तुम्हारे एनटीपीसी में ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, कम आए, अब उसी हिसाब से अगर पढ़ाया जाए तो फिर बहुत मुश्किल है। लेकिन पहले आप लोग सिर्फ कोचिंग के जो टीचर्स जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं आप उसी तरीके से पहले पढ़िए और डंडा करने की कोशिश थोड़ा सा कम करिए।
राइट। ये अमन चौधरी तुमने कुछ नहीं कहा, मतलब मैं वैसे ही बोल रहा है कि क्या कि ये मत सोचो कि मैं क्या बोल रहा, मैं क्लास लगवाएंगे केमिस्ट्री की, आप बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन दोस्तों बस टीचर्स को अपनी फ्रीक्वेंसी से पढ़ाने दो और बस उन्हें काम करने दो अपनी तरीके से, और जैसे चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है किसी भी दिन क्लास ऑफ हो रही हो, ऐसा तो नहीं कि कोई सब्जेक्ट मतलब अब जैसे सब्जेक्ट, जैसे मैं पिछले 15 दिन से 12 15 20 दिन से थोड़ा सा बाहर था और नहीं हो पाया, तो इसलिए अब मेरी रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, इससे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी कवर हो जाए। बाकी बस इतना ही झेल पाए हुए अमन तो मुझे है। सो बाकी और आगे केमिस्ट्री की भी क्लास लगवाएंगे, राइट। किरण यादव सर, यदि सर यस सर अगर पता होता इकोनॉमिक्स इतना इंटरेस्टिंग है तो मैं यही सब्जेक्ट लेती। नहीं जी किरण, ये इंटरेस्ट लग रहा है अभी, तो मैं इतना इंटरेस्टेड है नहीं, वो तो स्टाइल है हमारा जो इंटरेस्टिंग बना दिया ना। सो अच्छा ठीक है भाई गौरव। देखिए दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो गौरव ये 2016 की बात होगी शायद। 2016 में सिर्फ 2 मंथ के लिए मैं वहाँ था, वो भी सितंबर और अक्टूबर। तो गौरव माहौर अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो वो 2016 सितंबर अक्टूबर की बात होगी। देखिए दोस्तों, ओके, तो एक नया चैप्टर पढ़ते हैं, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर। और ये जो फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार जो यूनिट है, इस यूनिट को अच्छी तरह खत्म करते हैं। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जो विदेशी विनिमय दर है, जरा देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों जो फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर का मतलब है बिल्कुल सिंपल। फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर का मतलब है, यस ओके गौरव। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर का मतलब है यदि मैं आपको $1 दूं और आप मुझे 68 रुपये दे दो। यदि मैं आपको $1 देता हूं और आप मुझे 68 रुपये देते हैं, तो दोस्तों इसे हम कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसे हम कहेंगे विदेशी विनिमय दर। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर का मतलब है इट इज द रेट एट विच द टू कंट्रीज करेंसीज कैन बी एक्सचेंज्ड। वह दर जिस पर हम दो देशों की मुद्राओं को आपस में विनिमय कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसे बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। सो इट इज द रेट, और मैं ऐसे ही बोल सकता हूं द रेट एट विच द यूनिट ऑफ वन यूनिट ऑफ वन कंट्रीज करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद द यूनिट्स ऑफ अनदर कंट्री करेंसी। दोस्तों वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा की एक इकाई को दूसरे देशों की मुद्राओं की इकाइयों से विनिमय किया जा सके, एक्सचेंज किया जा सके, उसे कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसे कहेंगे विदेशी विनिमय दर। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जो विदेशी विनिमय दर है, इसका मतलब इट इज द रेट बिटवीन देखो मैंने क्या कहा था, एक देश की मुद्रा की एक इकाई को, यहां देखो एक देश की मुद्रा की एक इकाई को, एक देश यूएस की मुद्रा डॉलर की एक इकाई को दूसरे देश की मुद्रा की इकाइयों से विनिमय किया जा सके। दूसरे देश इंडिया का रुपी के मुद्रा का रुपी और इकाइयों 68। सो दोस्तों इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। बिल्कुल सिंपल भाषा में छोड़ो कि जैसे आप मुझे $1 दो, मैं आपको 70 रुपीज़ दे दूं, जिस रेट पर हम दोनों अपनी कंट्रीज की करेंसी को एक्सचेंज करते हैं उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब दोस्तों इस क्लास में हम बहुत वंडरफुल डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत लवली डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जो विदेशी विनिमय दर है, इसको हम डिटरमाइन, इसका हम आकलन कैसे करते हैं। तो दोस्तों जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जो विदेशी विनिमय दर है, इसका आकलन कैसे होता है जरा ध्यान से समझिए। विनिमय का मतलब है यस अदला बदली, मतलब एक्सचेंज ना। अब हम बहुत वंडरफुल डिस्कशन करने वाले हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जो विदेशी विनिमय दर है, उसका आकलन कैसे होता है, उसका मेजरमेंट कि ये डिटर्मिनेशन कैसे होता है। भाई अब बढ़िया सा डिस्कशन होगा कि आखिर $1 68 रुपये तय कैसे हुआ।
हाउ कैन वी डिटरमाइन द $1 इज इक्वल टू 68 रुपीज। दोस्तों कोई ना कोई तो तरीके होंगे। आपने कई बार सुना कि डॉलर बढ़ गया, डॉलर महंगा हो गया, भारतीय रुपया कमजोर हो गया। आपने कई बार सुना कि डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा मजबूत हो रही है, कमजोर हो रही है। तो आखिर कब मजबूत, कब कमजोर, किस तरह से मजबूत, किस तरह से कमजोर, आज की क्लास का ये डिस्कशन होगा। दोस्तों जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है इसको डिटरमाइन करने के, इसके आकलन के भारत में दो मेथड हैं। एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, हिंदी में अचर विनिमय दर, अचर विनिमय दर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और दूसरा है दोस्तों फ्लैक्सिबल या फ्लोटिंग exchange rate, that is called चर विनिमय दर। दोस्तों these are the two methods of determining the foreign exchange rate। तो एक तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये दो तरीके हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन के। अब मैं इन दोनों तरीकों को समझाऊंगा। जरा सबसे पहले मेरी बात को कान खोल के सुनिए कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है और दूसरा फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, एक अचर विनिमय दर प्रणाली है और एक चर विनिमय दर प्रणाली है। तो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, अब ये शायद कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं उसे सही करवा दूंगा, राइट। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, जो अचर विनिमय दर प्रणाली है, तो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, जो अचर विनिमय, जस्ट गिव मी अ मिनट, हेलो, देखो भाई, अब ये जो दो तरीके हैं, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, जो अचर विनिमय दर प्रणाली है, बता दूं मैं आपको, it was the old method of determining foreign exchange rate. It was the old method of determining foreign exchange rate। तो ये विदेशी विनिमय दर के आकलन की पुरानी विधियां हैं। एंड जो फ्लैक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, इट इज द न्यू मेथड ऑफ डिटरमिनिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अर्थात पहले जो विदेशी विनिमय दर था वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अचर विनिमय दर प्रणाली पर आधारित था, लेकिन आजकल जो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये न्यू मेथड है, ये नया तरीका है। अर्थात पहले हमारे हिंदुस्तान में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था, जो विदेशी विनिमय दर था, वो इस मेथड पर आधारित था, लेकिन आजकल जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो इस मेथड पर आधारित है। तो पहले हम जरा ये बात करते हैं कि पहले कैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता था, फिर हम बात करेंगे कि आजकल कैसे डिटरमाइन हो रहा है। तो दोस्तों पहले कैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता था, ज़रा ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिए और दिमाग में इंस्टॉल करिए कि इस मेथड में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था, इट वाज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड। यहां पर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता था वो गोल्ड, वो स्वर्ण एवं मुद्रा एवं स्वर्ण के आधार पर होता था। अगर दोस्तों गोल्ड के आधार पर, स्वर्ण के आधार पर विदेशी विनिमय दर कैसे तय हो सकता है और कैसे तय होता था, इसका पूरा का पूरा ज्ञान मिलेगा। इस सिस्टम को एक और नाम से जानते थे और इसी सिस्टम को कहा करते थे ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसी को कहा करते थे ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट।
अब दोस्तों ये ब्रिटन वुड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है, तो मुझे लगता है जो लोग मेरी क्लास को रेगुलर देख रहे हैं वो अपने आप समझ गए। एक कॉन्फ्रेंस होती थी, कहाँ, यूएस में, कहाँ, वॉशिंगटन में, जिसका नाम था ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। याद करो दोस्तों, आईएमएफ की स्थापना भी इसी सम्मेलन में हुई थी। तो दोस्तों जो ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस थी, जो ब्रिटन वुड सम्मेलन थी, तो वहां पर इसे क्यों ब्रिटन वुड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कहा करते थे, अचर विनिमय दर प्रणाली को ही ब्रिटन वुड विनिमय प्रणाली भी कहते थे। क्यों, तो देखिए दोस्तों, जब ये ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस होती थी इंटरनेशनल लेवल की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, वॉशिंगटन डीसी में, तो वहां पर हर एक कंट्री की करेंसी को गोल्ड की वैल्यू के साथ फिक्स्ड करते थे। जब ये कॉन्फ्रेंस होती थी ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पे हर एक कंट्री की करेंसी को गोल्ड की वैल्यू के साथ फिक्स्ड करते थे। कैसे, तो देखिए दोस्तों, अगर ये कॉन्फ्रेंस हुई ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, राइट, इस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि देखो भैया ऐसा है कि अब जो $1 है वो पूरे वर्ल्ड में 40 ग्राम गोल्ड के बराबर होगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि दोस्तों क्या कहा गया, कि सिर्फ एक उदाहरण है कि ये जो ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई, ब्रिटन वुड सम्मेलन हुआ, तो यहाँ पे कहा गया लल्ला देखो भैया ऐसा है कि अब $1 40 ग्राम गोल्ड के बराबर है, राइट। और इसी कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जो एक यूके पाउंड है वो 10 ग्राम गोल्ड है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल अगेन कि एक यूके पाउंड 10 ग्राम गोल्ड के बराबर है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, ये जो सम्मेलन हुआ, यहाँ पर कहा गया कि भैया आज से एक यूएस का डॉलर 40 ग्राम गोल्ड के बराबर होगा और एक यूके पाउंड स्टर्लिंग 10 ग्राम गोल्ड होगा। मतलब आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि यहाँ पर इस सम्मेलन में, इस कॉन्फ्रेंस में अलग कंट्रीज की करेंसी को अलग गोल्ड की वैल्यू के साथ फिक्स्ड कर दिया गया, इस और पैक्ड कर दिया गया। पैक्ड मतलब उसके अंदर फिक्स कर दिया गया, इसीलिए इसका एक और नाम था और उसे पैक्ड एक्सचेंज रेट भी कहते थे, या इसी सिस्टम को हम कहते हैं पैगिंग अप ऑफ करेंसी। एवरीबॉडी क्या कहते हैं, पैगिंग अप ऑफ करेंसी। So this is called pegged exchange rate. This is called pegging up of currency. दोस्तों इसी को हम कहते थे पैक्ड एक्सचेंज रेट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर एक कंट्री की करेंसी को गोल्ड के साथ पैक्ड कर देते थे, गोल्ड के साथ फिक्स्ड कर देते थे, राइट ना। और दोस्तों इसी को हम लोग कहते थे गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। इसी को हम कहते थे गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड क्या होता है, तो जरा देखिए भाई, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड क्या होता है, तो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड का मतलब होता है, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड का मतलब होता है क्या, तो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड का मतलब होता है, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड का मतलब जहां पर गोल्ड डिसाइड करेगा, जहां पर गोल्ड डिसाइड करेगा क्या, कि किसी कंट्री की करेंसी की क्या वैल्यू होगी, उसे कहते हैं गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। तो आप देखिए यहाँ पे 40 ग्राम गोल्ड यूएस डॉलर की वैल्यू डिसाइड कर रहा है और 10 ग्राम गोल्ड एक यूके पाउंड की वैल्यू तय कर रहा है। और ये जो एक गोल्ड की एक डॉलर की वैल्यू कितनी होगी, एक यूके पाउंड की वैल्यू कितनी होगी, ये कहाँ डिसाइड हुआ, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में, वॉशिंगटन डीसी में जो सम्मेलन होते थे। तो दोस्तों आप जरा देख पा रहे हैं। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, क्यों $1 40 ग्राम गोल्ड और किस आधार पर भैया 1 पाउंड 10 ग्राम गोल्ड। दोस्तों ये सिर्फ उदाहरण है, तो ये सिर्फ ये किस आधार पर, दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड रिजर्व इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। दोस्तों उस देश में जो गोल्ड रिजर्व्स हैं, जो स्वर्ण आरक्षण हैं, वो कैसे हैं, वो कितने हैं, इस आधार पर हर एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू को तय करते थे। तो हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक यूएस के पास गोल्ड रिजर्व बहुत ज्यादा थे, असली में यूके के पास भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन एग्जाम्पल के मुताबिक यूएस के पास गोल्ड रिजर्व बहुत ज्यादा थे।
इसलिए एक यूएस डॉलर की वैल्यू 40 ग्राम गोल्ड, एक यूके पाउंड की वैल्यू 10 ग्राम गोल्ड। और दोस्तों अगर हम इस बेसिस पर कहें, इस बेसिस पर बात करें, तो आप लोग मुझे बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया $1 जो है वो 4 यूके पाउंड स्टर्लिंग के बराबर है? जो $1 जो है वो 4 यूके पाउंड स्टर्लिंग के बराबर है। भाई $1 इज इक्वल टू 4 यूके पाउंड स्टर्लिंग, यस और नॉट? तो $1 4 यूके पाउंड स्टर्लिंग के बराबर है। सो दिस इज कॉल्ड क्या? फॉरेन एक्सचेंज रेट। दिस इज कॉल्ड विदेशी विनिमय दर। और ये दर किस आधार पर तय हुई? ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड रिजर्व्स इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो उस देश के पास कितना गोल्ड रिजर्व है, कितना स्वर्ण आरक्षण है, इस आधार पर यह वैल्यू तय हुई है। दोस्तों अब आप लोगों को बताते हैं, एक बढ़िया सी जानकारी देते हैं और एक बढ़िया सा ज्ञान, और इस कॉन्सेप्ट को हैंस प्रूव्ड बनाते हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ उस समय एक इंडियन रुपी और एक यूएस डॉलर की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम थी। जब भारत आजाद हुआ तो $1 एक रुपए की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम थी। $1 एक रुपए के बराबर था दोस्तों। अब ये कारण क्या था? क्योंकि दोस्तों भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा करते थे, भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा करते थे, अर्थात इंडिया वॉज हैविंग अबंडेंट ऑफ गोल्ड रिजर्व्स इन आवर कंट्री। तो उसको भारत में बहुत ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स थे, भारत को सोने की चिड़िया कहा करते थे। इसलिए दोस्तों, और उस समय जो फॉरेन एक्सचेंज रेट तय होता था वो गोल्ड रिजर्व्स के आधार पर होता था। इसलिए वहां $1 एक इंडियन रुपी के बराबर था। लेकिन धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत का गोल्ड लूट के ले गए। धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत का गोल्ड लूट के ले गए। बचा बचाया गोल्ड राजा महाराजाओं के खंडरों में ढह गया। बचा बचाया गोल्ड क्या हुआ? राजीव गांधी जैसे महान लोगों ने विदेश से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह लेने के लिए गोल्ड जाके दे दिया। तो दोस्तों धीरे धीरे इंडिया का गोल्ड रिजर्व कम होने लगा। और फिर बाद में जाकर हमने 1971 में, हमने नहीं, ग्लोबली वैश्विक स्तर पर 1971 में दिस मेथड वाज अडॉप्टेड। तो दोस्तों 1971 से इस मेथड को वैश्विक स्तर पर प्रयोग करने लगे और वैश्विक स्तर पर यूज करने लगे। अर्थात पहले इंटरनेशनली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था वो इस मेथड पर तय होता था, लेकिन आजकल 1971 से फॉरेन एक्सचेंज रेट इस मेथड पे तय होने लगा और आज इंडियन रुपी 65, 66, 67, 68, 70, 71 तक पहुंचती रहती है। तो दोस्तों पहले कैसे तय होता था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में छप गया होगा अगर ध्यान से इस क्लास को सुन रहे हो तो। और दोस्तों आजकल कैसे तय होता है, अब इस कॉन्सेप्ट को बताते हैं और इसका ज्ञान देते हैं। तो जो आजकल जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, आजकल जो विदेशी विनिमय दर है वो फ्लैक्सिबल, वो अचर, वो चर विनिमय दर या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पर आधारित है। तो आजकल जो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो किस आधार पर तय हो रहा है, जरा आप लोगों को बढ़िया सा ज्ञान देते हैं। तो जो आजकल फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो तय हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। तो जो आजकल फॉरेन एक्सचेंज रेट तय हो रहा है वो हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। हिंदी में बोलते हैं बाजार तंत्र। तो आजकल जो फॉरेन एक्सचेंज रेट तय हो रहा है वो हो रहा है मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म नहीं भाई, आवाज बिल्कुल सही है। दोस्तों जो आजकल फॉरेन एक्सचेंज रेट तय हो रहा है वो हो रहा है मार्केट मैकेनिज्म, बाजार तंत्र के आधार पर। अब ये मार्केट मैकेनिज्म बाजार तंत्र के आधार पर हो रहा है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इन द मार्केट मैकेनिज्म, बाजार तंत्र में, ध्यान सुनना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इन द मार्केट मैकेनिज्म, बाजार तंत्र में, द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस।
किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो बाजार सेनाएं तय करती हैं, उसे कहते हैं मार्केट मैकेनिज्म। देखिए इकोनॉमिक्स में कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान सुनना। इन द मार्केट मैकेनिज्म द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द मार्केट फोर्सेस। बाजार तंत्र में किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो बाजार की सेनाएं तय करती हैं। तो एक नया टर्म सीखने को मिला कि मार्केट फोर्सेस, बाजार सेनाएं। अब भाई एक और नया टर्म आ गया आप लोगों की डिक्शनरी में, मार्केट फोर्सेस, बाजार सेनाएं। तो मैं आप लोगों को जरा ध्यान से सुनिए। अब ये बाजार सेनाएं, मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है उसे ध्यान से सुनिए और समझिए। भाई जो मार्केट मैकेनिज्म है, जो बाजार सेनाएं हैं, तो मार्केट मैकेनिज्म बाजार सेनाओं का मतलब क्या है, ध्यान से कान खोलकर सुनते जाइए। भाई मार्केट मैकेनिज्म बाजार सेनाओं का मतलब है, मार्केट मैकेनिज्म का मतलब है क्या, तो मार्केट मैकेनिज्म का मतलब है कि जहां पर किसी वस्तु की कीमतें बाजार सेनाएं तय करें। तो एक बाजार में सिर्फ दो प्रकार की सेनाएं होती हैं, एक डिमांड, दूसरी सप्लाई। दिमाग में इंस्टॉल करो। दोस्तों किसी भी बाजार में, किसी भी मार्केट में मात्र दो प्रकार की सेनाएं होंगी, मात्र दो प्रकार के फोर्सेस होंगे, एक तो डिमांड, दूसरा सप्लाई। तो किसी भी बाजार में दो प्रकार की सेनाएं होती हैं, दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं, मार्केट फोर्सेस। वन इज कॉल्ड डिमांड, अनदर वन इज कॉल्ड सप्लाई। अगर दोस्तों आज मार्केट में, मंडी में, सब्जी मंडी में मान लो टमाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा है और टमाटर की सप्लाई बहुत कम है, ये दो फोर्सेस हो गए, डिमांड और सप्लाई। अगर आज टमाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो टमाटर का प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। दोस्तों टमाटर का प्राइस जो बढ़ा, इसका मतलब टमाटर की जो कीमत का आकलन हुआ वो किसके आधार पर हुआ, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ व्हाट, डिमांड और सप्लाई ऑफ द टमाटर। इसका मतलब है इन्हें, डिमांड और सप्लाई को कहते हैं मार्केट फोर्सेस। जब किसी भी बाजार में डिमांड और सप्लाई किसी भी वस्तु की कीमत को तय करें तो उसे कहेंगे मार्केट फोर्सेस, और उसे कहेंगे मार्केट मैकेनिज्म, बाजार तंत्र। जैसे ये टी शर्ट है दोस्तों, अब ये जो टी शर्ट है, क्या इस टी शर्ट का जो प्राइस है वो जिसने इसको बनाया है वो क्या इसके डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग बनाया, उसका जो प्राइस तय हुआ वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग हुआ। ये जो मार्कर है, क्या इसका प्राइस डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग तय हो रहा ना। दोस्तों ये टी शर्ट जो है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस और मार्केट मैकेनिज्म के अलावा प्राइस कैसे और डिटरमाइन होता है। तो दोस्तों ये जो टी शर्ट है, ये जो मार्कर है, इसका जो प्राइस है वो डिटरमाइन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई एक प्रोड्यूसर को इस मार्कर बनाने में कितनी कॉस्ट आई, उसके अनुसार इसने अपना प्राइस तय कर दिया, मार्केट में बिक रहा है, काम चल रहा है। दोस्तों एक तो प्राइस डिटरमाइन होता है, कीमत का आकलन होता है कॉस्ट के आधार पर, लागत के आधार पर, और जो दूसरा प्राइस का डिटर्मिनेशन, कीमत का आकलन होता है, वो होता है मार्केट मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस के आधार पर, राइट। जैसे इस साल मान लो गेहूं की पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाए, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए, बढ़िया फसल हो जाए, और गेहूं की डिमांड तो उतनी ही रहेगी, अरे बोलो यस और नॉट। सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी लेकिन डिमांड मान लो उतनी है। अब गेहूं तो ऐसी चीज़ें हैं ना कि लोग ज़्यादा रोटियां थोड़ा ना ठूसना शुरू कर देंगे, तो गेहूं की डिमांड उतनी है, तो भाई बताओ प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए। दोस्तों इसे कहेंगे मार्केट मैकेनिज्म, इसे कहेंगे बाजार तंत्र ना। दोस्तों इन द फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, इन द अचर विनिमय दर प्रणाली, जो इन द चर विनिमय दर प्रणाली, जो चर विनिमय दर प्रणाली है, इसमें जो विदेशी विनिमय दर है, $1 कितने रुपए होगा, ये तय करते हैं मार्केट फोर्सेस, बाजार सेनाएं। अब भैया ये मार्केट फोर्सेस और बाजार सेनाएं क्या होती हैं, तो मैंने बता दी, डिमांड एंड सप्लाई। अर्थात इसमें जो विदेशी विनिमय दर है ये तय होता है किसके आधार पर, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ व्हाट, ऑफ फॉरेन करेंसी। सो दोस्तों जो विदेशी मुद्राएं हैं, जो फॉरेन करेंसी है, उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई के आधार पर विदेशी विनिमय दर तय होगा। दोस्तों जो विदेशी विनिमय दर है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, वो तय होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो तय होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो दोस्तों जो डिमांड है, जो सप्लाई है, जो मांग है, जो आपूर्ति है, इस आधार पर फॉरेन एक्सचेंज रेट तय होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे डिमांड एंड सप्लाई, थोड़ा दिमाग लगाइए। मैंने कहा कि जो विदेशी मुद्राएं हैं मतलब फॉरेन करेंसी है, इनकी डिमांड क्या है, इनकी सप्लाई क्या है, इस आधार पर विदेशी विनिमय दर तय होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, सवाल है, जरा ध्यान से सुनना, क्यों हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं? सिर्फ एक शब्द बताइए, सिर्फ एक शब्द, और कुछ सेकंड शब्द कोई नहीं, सिर्फ एक शब्द। क्वेश्चन है कि मैंने कहा कि आजकल जो विदेशी विनिमय दर तय हो रहा है वो हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्राओं की मांग एवं पूर्ति के आधार पर। तो सिर्फ एक शब्द बताइए कि क्यों हम विदेशी मुद्राओं की मांग करते हैं। वाई वी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, जल्दी से बताइए। सो वी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बिकॉज वी हैव टू इंपोर्ट द कमोडिटी फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। क्योंकि दोस्तों हमें किसी विदेशी देश से कोई ना कोई वस्तु का क्या इंपोर्ट करना होता है, कोई ना कोई वस्तु आयात करनी होती है। अर्थात हमें विदेशों से जब इंपोर्ट करना है, जब आयात करना है, तो बहुत बहुत बढ़िया मुकुल आनंद, लेकिन मैंने सिर्फ एक शब्द कहा था, तुमने 4 शब्द लिख दिए। दोस्तों जब हम विदेश से कोई भी वस्तु इंपोर्ट करना चाहते हैं, आयात करना चाहते हैं, तो हमारी जेब में होना चाहिए फॉरेन करेंसी, इसलिए हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। क्या मतलब? देखो दोस्तों, नहीं अमित, सिर्फ एक शब्द, आयात। क्यों दोस्तों, क्यों ऐसा? क्योंकि मान लो हमें विदेश से, मान लो हमें जैसे हमारे इंडिया में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन तो होता नहीं है, कच्चा तेल तो उत्पाद होता नहीं है, तो हम लोग क्रूड ऑयल क्या विदेश से लेते हैं। ऐसे पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है वो कुछ ही देशों में उत्पादन होता है। जैसे यूएस का डॉलर, यूरो, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे क्रूड ऑयल है वो कुछ ही देश में होता है उत्पादन। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, अंगोला, नाइजीरिया, कतर, यूएई, इक्वाडोर, लीबिया, वेनेजुला, सिर्फ कुछ ही देशों में होता है। मान लो हमने ईरान से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, एवरीबडी इंपोर्ट किया, तो हमें डिमांड है पहले जेब में किस चीज की? फॉरेन करेंसी की। तो इसलिए हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं, क्योंकि हमें करना है इंपोर्ट, हमें करना है आयात, राइट। इसी प्रकार से सप्लाई कैसे होती है? बाय एक्सपोर्टिंग द कमोडिटी। यू ऑल गाइज आर वेरी स्मार्ट और मुझे समझ सकते हैं। बाय एक्सपोर्टिंग द कमोडिटी, यदि मैं किसी भी वस्तु का एक्सपोर्ट करूं, किसी भी वस्तु का निर्यात करूं, जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो विदेशों से पैसे आएंगे, इसका मतलब फॉरेन करेंसी की सप्लाई होगी। कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों, बहुत वंडरफुली समझाऊंगा, लेकिन समझने की कोशिश करिए। जो बोल रहा हूं उसे कान खोलकर सुनिए और सुनते टाइम किसी और की याद अपने दिमाग में मत लाइए। तो दोस्तों देखिए, मैंने कहा कि आजकल जो फॉरेन एक्सचेंज रेट तय होता है वो होता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। फिर मैंने देखा कि जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है, अब भैया फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है इंपोर्ट करने के लिए और सप्लाई होती है एक्सपोर्ट करने से। इसका मतलब आजकल विदेशी विनिमय दर तय हो रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लेवल से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लेवल से। अब आप लोग सोच रहे हो गुरुजी ये सब बातें छोड़ो, बहुत घुमा रहे तुम, बस एक बार बता दो कि जो $1 है वो 60 रुपए से $1 65 रुपए कब होगा? दोस्तों आप लोग जानना चाहते होंगे कि $1 60 रुपए से $1 65 रुपए कब होगा। दोस्तों $1 60 रुपए से $1 65 रुपए कब होगा, ये बात जानना चाह रहे हैं आप लोग। तो जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर इंडियन रुपी जो है इसकी वैल्यू कम हुई है या ज्यादा। भाई $1 पहले, $1 पहले 60 रुपए का था, अब $1 65 रुपए का हो गया। इसका मतलब पहले जब मैं $1 का मतलब मान लो एक चॉकलेट, जब मैं पहले एक चॉकलेट खरीदने जाता था तो 60 रुपए देता था, अब मैं एक चॉकलेट खरीदने जा रहा हूं 65 रुपए दे रहा हूं। इसका मतलब मेरी जेब से ज्यादा पैसे दे आ रहे हैं, इसका मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे हम कहते हैं डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी, इसे हम कहते हैं डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी, और हिंदी में कहते हैं मुद्रा का मूल्यह्रास।
मुद्रा का मूल्यह्रास, और सरल भाषा में कहते हैं भारतीय रुपए कमजोर हो गया, डॉलर मजबूत हो गया। सो दिस इज कॉल्ड मुद्रा का मूल्यह्रास। और अगर हम बात करें कि पहले जो एक डॉलर था मान लो 60 रुपए का था, अब 60 रुपए की जगह एक डॉलर हो गया है 55 रुपए का। 60 रुपए की जगह एक डॉलर हो गया है 55 रुपए का। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर इंडियन रुपए की वैल्यू बढ़ी या घटी? जल्दी से बताइए इंडियन रुपए की वैल्यू बढ़ी या घटी? पहले मैं एक चॉकलेट 60 रुपए की लेता था, अब मैं एक चॉकलेट 55 रुपए की ले रहा हूँ। इसका मतलब पहले मुझे 60 रुपए देने पड़ते थे, अब मैं 55 रुपए दे रहा हूँ। इसका मतलब इंडियन रुपी की वैल्यू मजबूत हो गई। तो इसे इकोनॉमिक्स में कहूँगा एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इसका मतलब है जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो प्रोत्साहित हो रही है, मजबूत हो रही है। इसका मतलब है यहां पर इंडियन रुपी कमजोर, यहां इंडियन रुपी मजबूत। यस। अब दोस्तों जरा कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कब इंडियन रुपी एक डॉलर 60 रुपए से 65 रुपए होगा, एक डॉलर 60 रुपए से 55 रुपए होगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों, मान लो एक डॉलर मान लो ये है डॉलर, राइट, ये है डॉलर, और अभी ये 60 रुपए का है। एवरीबॉडी कितने रुपए का है? 60। ये डॉलर है और इस समय कितने का है? 60। तो मान लो आज इसकी डिमांड, मान लो आज इस डॉलर की जो डिमांड है, जो डॉलर की मांग है, वो इंक्रीज हो जाती है। अरे भैया मान लो आज डॉलर की डिमांड अब हो गई इंक्रीज। अगर डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, तो जल्दी से मुझे दिमाग लगा के बताइए कि डॉलर की डिमांड इंक्रीज कब होगी? भाई डॉलर की डिमांड इंक्रीज कब होगी? जब हमारे देश में इंपोर्ट्स ज्यादा हों, जब हमारे देश में इंपोर्ट ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि डिमांड करते हैं इंपोर्ट करने के लिए। तो अगर डिमांड बढ़ रही है इसका मतलब इंपोर्ट बढ़ रहा है, तभी तो जब ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, ज्यादा आयात करेंगे, इसलिए हमें डॉलर की डिमांड ज्यादा चाहिए। अरे बोलो भैया। और साथ साथ मान लो डॉलर की जो सप्लाई है, डॉलर की जो आपूर्ति है, वो हो जाए कम। अब भैया डॉलर की जो सप्लाई है, डॉलर की जो आपूर्ति है, वो हो जाए कम। अब भाई डॉलर की सप्लाई विदेश से कम कब आएगी? जब हमारे देश में प्रोडक्शन, जब हमारे देश में उत्पादन कम होगा। जब हमारे देश में प्रोडक्शन कम होगा, हमारे देश में उत्पादन कम होगा, तो इसका मतलब है हम एक्सपोर्ट कम करेंगे। और भाई जब हम एक्सपोर्ट कम करेंगे, जब हम निर्यात कम करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे हिंदुस्तान में जो डॉलर की सप्लाई है, जो डॉलर की आपूर्ति है, वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, अगर हमारे हिंदुस्तान में ऐसी अवस्था आ जाए, अगर हमारे हिंदुस्तान में मान लो ये है डॉलर, एवरीबॉडी ये है डॉलर, अगर इसकी कल मान लो डिमांड बढ़ जाए और इसकी ये डॉलर इसकी सप्लाई कम हो जाए, तो इसका जो डॉलर का प्राइस 60 रुपए था, अब वो क्या हो जाएगा? 60 से 65 हो जाएगा। इसका मतलब जिंदगी भर के लिए ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए कि इंडियन रुपी कब कमजोर होगा। और बिना बताए आप समझ गए कि अगर मान लो हमारे हिंदुस्तान में जो डॉलर है उसकी डिमांड, उसकी मांग हो जाती है क्या? कम। क्यों कम? क्योंकि हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग जो आयात कर रहे हैं, वो क्या है? कम। भाई इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, वो क्या है? कम। और साथ साथ जो डॉलर की जो सप्लाई है, जो डॉलर की जो आपूर्ति है, वो हो जाती है ज़्यादा। अब डॉलर की सप्लाई ज़्यादा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, जो उत्पादन है, वो क्या कर रहे हैं? ज़्यादा। जब दोस्तों ऐसी अवस्था आ जाती है, तो आप लोग समझ गए कि जब डॉलर की डिमांड होगी कम, सुनिए ध्यान से, ये डॉलर है, इसकी डिमांड है कम। भैया डिमांड ही नहीं है, क्योंकि हम इंपोर्ट ही नहीं कर रहे। और डॉलर की जो सप्लाई है, आपूर्ति है, वो बहुत ज़्यादा हो जाए, डॉलर की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या होगा? बिना बताए आप लोग जिंदगी भर के लिए समझ गए कि हमारा इंडियन रुपी मजबूत हो जाएगा और जो डॉलर है वो कमज़ोर हो जाएगा। राइट। दोस्तों ये था पुराना मेथड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट और ये है नया मेथड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आजकल ग्लोबली जो विदेशी विनिमय दर है और हमारे हिंदुस्तान में वो तय हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। और दोस्तों यदि आप लोग कहें तो मैं सेम कॉन्सेप्ट को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के द्वारा भी समझा सकता हूं।
सेम कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली अगर हम समझें तो देखो भाई, यहां पर तो मैंने हवाबाजी कर दी कि डिमांड सप्लाई, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट आपको इस ग्राफ में देखने को मिलेगा। जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर मैं दिखा रहा हूं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। यहां पे मैं दिखा रहा हूं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी में मैंने शामिल कर लिया यूएस का डॉलर। अब मैं आपको सेम कॉन्सेप्ट ग्राफिकली और ग्राफ की सहायता से, और यहां पर तो मैंने हवाबाजी करके बोला, लेकिन अभी यहां पर कर्व्स बोलेंगे और आपको सुनाई देगा। और दोस्तों यहां पर मैं दिखा रहा हूं ओ वाई एक्सिस में, ओ वाई एक्सिस में क्या, ओ वाई एक्सिस में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं रेट, और वो भी रेट इंडियन रुपी में, रेट इंडियन रुपी में, राइट। तो दोस्तों अब मैं यही सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों को ग्राफ में दिखाऊंगा, और वो भी ग्राफिकली, और हमारे जो कर्व्स हैं वो अपने आप बोलते नजर आएंगे और तुम लोगों को आवाज सुनाई देगी। लेकिन अभी नहीं, आज की सेकंड सेशन में, और वो 3:30 बजे, तो 3:30 बजे तक आवाज का इंतजार करिए, तब आपको आवाज़ सुनाई देगी। और जल्दी से बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा, या कोई भी आपके सवाल हो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं नाउ। एंड आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेज क्लास। कम ऑन गाइस। मज़ेदार रोहित शर्मा, थैंक यू सो मच। कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकते हैं। बस रोहित शर्मा को मज़ेदार लगा, बाकी किसी को नहीं। किरण यादव को भी बहुत अच्छा लगा। ओमकार सर क्या टाइम का न्यू ऐप आएगा? यस, बस 2-3 दिन में लॉन्च हो रहा है, अभी टेस्टिंग में है। या किरण यादव यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच। मुकुल आनंद ज़बरदस्त साहब, ठीक है भाई ना। सर क्वेश्चन की PDF कब मिलेगी, प्लीज़ रिप्लाई। इस बकवास सवाल का हम कोई रिप्लाई नहीं करते नीरज ना। अजीत यादव, मज़ा आ गया, ठीक है दोस्तों। सो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ स्टडी गुड, स्टडी वेल, और जल्दी से सेलेक्ट होने के लिए अपने 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 कदमों को आगे बढ़ाएं, राइट ना। सो दोस्तों मिलते हैं 3:30 बजे आज फिर नेक्स्ट सेशन में, और 3:30 बजे ये कर्व यहाँ पर अपने आप बोलेंगे और तुम लोगों को आवाज़ सुनाई देगी, और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, और फिर अगली क्लास जो इसके बाद होगी, फिर उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो हमने पढ़ लिया बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमने पढ़ लिया फॉरेन एक्सचेंज रेट, हमने पढ़ेंगे इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट, फिर चलेंगे अगले नए चैप्टर में। सो बिल्कुल मिलते हैं। शांतनु साहा ने कहा इकोनॉमिक्स का नज़रिया बदल गया, थैंक यू भाई। सो दोस्तों गौरव कह रहा बहुत हार्ड सर, ओके भाई। सो मिलते हैं दोस्तों इन द नेक्स्ट सेशन, जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, कीप रॉकिंग गाइस।